नमस्कार दोस्तों, राम राम। दिल्ली, देश का दिल दिल्ली। वाकई में दिल्ली भारतवर्ष का दिल है। आज 17 जनवरी, दिल्ली विधानसभा चुनाव के आखिरी दिन नामांकन के लिए और 70 सीटों के लिए 841 नामांकन अब तक भरे गए। वाकई में राजनीति के बदलते रूप के साथ कहीं सामाजिक परिवेश भी पूरी तरीके से बदलता जा रहा है। मानते हैं कि राजनीति को कभी एक सेवा भाव से जोड़कर देखा जाता था, लेकिन क्या वास्तविक तौर पर देखें तो यह सेवा भाव इतना महंगा हो चुका है कि अब एक होड़ लगी हुई है सिर्फ वो पद पाने के लिए, वो स्थान पाने के लिए, जहां राजनीति में आपके हाथ में एक अहम भूमिका निभाने का मौका हाथ लग जाए। पूरी तरीके से हम इस चीज को नहीं नकार सकते कि वास्तविक तौर पर आज भी थोड़ी बहुत कहीं वो मर्यादा राजनीतिक क्षेत्र में बाकी है कि पद पर आने के बाद वास्तविक तौर पर कहीं समाज को बदलने की प्रक्रिया दिमाग में रहे, या फिर वो मेहनत, वो काबिलियत सामने उभर करके आए जो समाज में एक सुनिश्चित बदलाव ला करके कहीं एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह आरंभ रखे। खैर, राजनीति या राजनीतिक व्यवस्था, वक्त के साथ इसमें बदलाव हमेशा से देखा जाता रहा है और आगे भी हमें देखने को जरूर मिलेगा। दिल्ली के विधानसभा चुनाव, देश का दिल दिल्ली के विधानसभा चुनाव, देश की राजधानी दिल्ली के विधानसभा चुनाव कहीं अपने आप में सभी राज्यों से अलग हट करके एक रोचकता तो जरूर अपने अंदर आज भी पूरी तरीके से बनाए हुए हैं। तो आइए इन विधानसभा चुनाव के सर्वेक्षण की तरफ जाते हुए कहीं सबसे पहले इसके इतिहास को तो टटोल लिया जाए। हम पता तो करें कि आखिर यह देश का दिल धड़कने कब से लगा, राजनीतिक पटल पर इसकी धड़कन हमें सुनाई कब से देने लगी। वास्तविक तौर पर अगर देखें तो 1911 में ही दिल्ली को देश की राजधानी होने का गौरव प्राप्त हो चुका था। आजादी के समय से पहले से ही देश की राजधानी दिल्ली चली आ रही है। और दिल्ली के विषय में अगर हम इतिहास में पलटकर देखें तो इसको जीतने का ख्वाब कहीं मुगलों के समय से ही अपना वजूद कायम करे हुए है। खैर, देश आजाद हुआ, देश की राजधानी अपने पूरी तरीके से वर्चस्व में आई, खुशहाल दिल्ली। इसका पहला चुनाव 1952, 7 मार्च 1952 में को दिल्ली में पहला विधानसभा चुनाव किया गया। भाग सी राज्य सरकार अधिनियम 1951 के तहत दिल्ली विधानसभा का गठन किया गया और इसके गठन के पश्चात 7 मार्च 1952 को पहली बार 48 सदस्यों के साथ दिल्ली विधानसभा अपने वर्चस्व में आई। ब्रह्मप्रकाश यादव जी दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री बने जो कि कांग्रेस पार्टी से थे। यह सरकार 4 साल चली। 3 साल तक चौधरी ब्रह्मप्रकाश यादव जी दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे जो शकूरपुर गांव से थे, और 3 साल बाद गुरमुख निहाल सिंह जी, इनको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया, जिन्होंने 1 साल तक दिल्ली विधानसभा की बागडोर अपने हाथ में रखी। और तत्पश्चात 1957 में दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 लाया गया, जिसमें नगर निगम का गठन हुआ। उससे पहले 1956 में दिल्ली विधानसभा को भंग कर दिया गया और दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। 1 साल से अधिक समय तक यहां पर राष्ट्रपति शासन उस वक्त रहा। तब 1957 में नगर निगम का गठन किया गया। विधानसभा समाप्त होने के बाद, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी थी, यहां पर केंद्र शासित प्रदेश की सिफारिश की जा चुकी थी, इसलिए 1957 में नगर निगम के बाद दिल्ली के अंदर एक छोटी व्यवस्था स्थापित की गई जो कि यहां के नगर निगम के तहत अपने दायरों को आगे बढ़ाए और लोगों की समस्याओं को समझने का, उनके निवारण के लिए एक प्रक्रिया का गठन किया गया।
1966 में दिल्ली प्रशासन अधिनियम 1966 लाया गया, जिसके तहत विधानसभा को दिल्ली महानगर परिषद द्वारा 56 निर्वाचित और 5 मनोनीत सदस्यों के साथ बदल दिया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल इसके प्रमुख थे। विधायी शक्तियां हालांकि परिषद के पास नहीं थी, वो किसी भी तरह का कोई कानून गठन नहीं कर सकती थी, कानून में फेरबदल सीधे तौर पर नहीं कर सकती थी, लेकिन केवल दिल्ली के शासन में एक सलाहकार की भूमिका निभाते हुए परिषद के माध्यम से लोगों की आवाज को कहीं सरकार के कानों तक पहुंचाने का या उस एक स्थायी पद तक पहुंचाने की प्रक्रिया का प्रारंभ किया गया, ताकि समाज के अंदर जरूरी बदलाव की आवाज कहीं आला कमान तक पहुंच सके। और यह केंद्र शासित प्रदेश न सिर्फ शासन के लिए अपितु इसमें रहती हुई जनता की एक आवाज का माध्यम भी परिषद के द्वारा स्थापित किया गया। 1990 तक इस महानगर परिषद ने अपना कार्यभार बखूबी निभाया। चुनाव भी होते थे, चुनकर के सदस्य जाते थे और 5 सदस्यों को मनोनीत करके इस परिषद को बखूबी आगे तक अंजाम दिया गया। 1991 में 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 के तहत केंद्र शासित दिल्ली को औपचारिक रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की पहचान दी गई। पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा तो नहीं मिला, लेकिन विधानसभा एवं मंत्री परिषद से संबंधित संवैधानिक प्रावधान निर्धारित किए गए और 1993 में 41 साल बाद विधानसभा चुनाव 70 सीटों पर दिल्ली में किए गए और 37 साल के बाद दिल्ली को दोबारा से अपना मुख्यमंत्री मिला। आम चुनाव किए गए विधानसभा के, जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी 32 सीटों के साथ, भारतीय जनता पार्टी ने 49 सीटों के साथ दिल्ली की सत्ता पर अपना कब्जा किया। लेकिन इतने जहां पर कांग्रेस मात्र 14 सीटों पर, और उस वक्त एक नया राजनीतिक दल जनता दल उभर कर आया जिसने 4 सीटें हासिल की थी, लेकिन 49 सीटों के बाद भी भारतीय जनता पार्टी अपने शासनकाल को एक बहुत ही सुचारू या सहज रूप से कहेंगे नहीं चला पाई। 5 साल के कार्यकाल में उसने 3 बार अपने मुख्यमंत्री बदले। मदन लाल खुराना जी ने जहां पहली बार मुख्यमंत्री का पदभार संभाला, वहीं साहिब सिंह वर्मा जी को उनके स्थान पर बिठाया गया और अंत में एक महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज जी को आगे करते हुए 3 मुख्यमंत्रियों के साथ भाजपा ने अपना शासनकाल पूरा किया। इस बीच कई राजनीतिक और सामाजिक बदलाव देखने को मिले। 1998 में कहीं बढ़ती महंगाई का नारा जो समाज के अंदर उतरा, महंगाई से त्रस्त जनता ने, दिल्ली की जनता ने 1998 में कांग्रेस को एक भारी मतों के साथ दिल्ली की सत्ता पर काबिज किया। शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री बनकर आई और लगातार 1998, 2003 और 2008 में कांग्रेस ने दिल्ली के ऊपर जीत हासिल करते हुए अपनी सत्ता के साथ 15 साल लगातार शासन किया। हालांकि इस समय दिल्ली ने बहुत उन्नति और प्रगति का दौर भी देखा। कहीं बदलता स्वरूप दिल्ली का उभरकर सामने आया, जो वास्तविक तौर पर दिल्ली को भारत की राजधानी होने का गौरव प्रदान करता था। हां, इंसानी फितरत समझिए या वक्त का फेर, कहीं सत्ता ज्यादा जब किसी के पास रह जाती है तो उसके सिर चढ़कर बोलना लाजमी है। कहीं वही बदलाव हमने दिल्ली की सत्ता के अंदर भी देखा। एक चीज यहां पर अपने व्यक्तिगत तौर पर जरूर बताऊंगी भाइयों, जितना राजनीतिक क्षेत्र का ज्ञान मुझे हुआ या राजनीतिक व्यक्तियों के साथ टच में रहने के बाद जो अंदर की बातें उभर करके सामने आई,
कभी भी कोई शीर्ष पद पर बैठा व्यक्ति, बहुत कम आपको ऐसा देखने को मिलेगा जिसके अंदर अहंकार इतना ज्यादा सिर चढ़कर बोले या जो अपने पद की मर्यादा को भूल जाए। लेकिन उसके जो कार्यभार संभालने वाले उसके नीचे जो व्यक्ति होते हैं, कहीं वो उसकी मर्यादा को और उसके वर्चस्व को धूमिल करने में पूरी अपनी भूमिका निभाते हैं। कहीं यही वो दौर था जहां मुख्यमंत्री आवास पर स्थापित कुछ व्यक्ति, ये मैं व्यक्तिगत तौर पर आपको कह रही हूं क्योंकि इन चीजों से हम गुजरे हुए हैं, उन्होंने शीला जी की समय पर खुद को ही वहां का दिल्ली का मुख्यमंत्री समझना शुरू कर दिया था। और हालात ये थे कि कहीं वो सत्ता मुख्यमंत्री के सिर पर चढ़कर बोले ना बोले, लेकिन उनके कार्यालय को चलाने वाले कुछ व्यक्तियों के सिर चढ़कर सत्ता का नशा इस हद तक चढ़ चुका था कि कहीं पार्टी के अंदर के वर्कर ही स्वयं को शोषित और हताश महसूस करने लगे थे। बदलाव लाजमी था। एंटी कैंपेंसी अपने चरम सीमा पर थी और उस वक्त 2013 में कहीं अन्ना हजारे की देन आम आदमी पार्टी नई पार्टी वर्चस्व में आई। जहां 2013 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 32 सीटें जीती, कांग्रेस मात्र 8 पर और अन्य 2 पर सिमट कर रह गए, वहीं यह नई उभरती हुई पार्टी आम आदमी पार्टी 28 सीटों के साथ जब दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर उभर कर सामने आई तो वाकई में सबकी आंखें चौंधी आ गई। कहीं उस वक्त सरकार बनाने के लिए 36 का आंकड़ा पार करना था, जो कोई भी पार्टी अपने स्वायत्ता के बलबूते नहीं पार कर पा रही थी। तब कांग्रेस और निर्दलियों के सहयोग से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार 2013 में पहली बार बनाई, लेकिन 40 दिन में ही केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे करके सबको चौंका दिया। जहां कहीं लोगों के दिमाग में एक बात आ चुकी थी कि बेशक गठबंधन की सरकार है लेकिन अपना कार्यकाल पूरा करेगी, वहीं कहीं कांग्रेस को दोषी ठहराते हुए अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा देते हुए दोबारा दिल्ली को एक बार चुनाव के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। विधानसभा फिर भंग हो गई। लगभग 1 साल से ज्यादा वक्त दिल्ली ने राष्ट्रपति शासन के तहत गुजारा और 7 फरवरी 2015 में दोबारा से दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए और इस बार वही आम आदमी पार्टी जो 2013 के चुनाव में उभर कर सामने आई, मात्र 28 सीटें जीत करके इस बार 2015 के चुनाव में 70 में से 67 सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी का कब्जा था। एक ऐसी जीत जो दिल्ली क्या, देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष के इतिहास में अब तक की रिकॉर्ड तोड़ जीतों में अपना नाम दर्ज करवा चुकी थी। उस जीत के साथ आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में दोबारा से सरकार बनाई। कांग्रेस इस वक्त एक भी सीट नहीं ले पाई, जो 15 साल से ज्यादा वक्त से दिल्ली की सत्ता पर काबिज थी, और भारतीय जनता पार्टी मात्र 3 सीटों पर सिमट कर रह गई और निर्दलियों का तो कहीं कोई भेद ही नहीं रहा। 2013 के बाद से 2015 में सरकार बना करके दोबारा 2020 में वही आम आदमी पार्टी इस बार थोड़ा सा ग्राफ गिरते हुए 62 सीटों के साथ दोबारा सरकार बनाती है। इस बार भाजपा का ग्राफ थोड़ा बढ़ता है और 8 सीटें भाजपा के खाते में जाती है। कांग्रेस दोबारा से अपना खाता खोलने तक में भी नाकामयाब यहां पर रहती है। और अब चुनाव 2025 का। 2025 के चुनाव के अंदर मुख्य मुद्दे जो उभर करके सामने आ रहे हैं, कहीं इस बात में कहना कोई दोगलापन नहीं होगा कि आम आदमी पार्टी जिस विश्वास के साथ, जिन मुद्दों के साथ और जिन वादों के साथ लोगों के दिलों के ऊपर कब्जा करते हुए एक तरफा अपना वर्चस्व दिल्ली में स्थापित कर चुकी थी, कहीं आज वो सारे वादे, वो वर्चस्व एक प्रश्न चिन्ह के दायरे में खड़े हैं। 2015 के चुनाव से पहले 2020 के चुनाव में जहां अरविंद केजरीवाल ने 3 मुद्दे
बड़े पुख्ता तरीके से लोगों के सामने उठाए थे और यह बात खुलकर कही थी कि मुझे वोट मत देना 2025 में। अगर मैं यमुना साफ ना करवा पाऊं, हर घर के नल में साफ पानी ना ला पाऊं, और उससे भी बड़ी बात वही मुद्दा जो अभी नगर निगम चुनाव में भी बड़े जोर शोर से उठाया गया कि दिल्ली के बाहर जो कचरे के पहाड़ लगे हुए हैं उनको हटा करके दिल्ली में घुसने वालों का स्वागत एक सुगंधित माहौल में किया जाएगा, इस दुर्गंध को दूर हटाया जाएगा। लेकिन अपने किसी भी वादे के ऊपर यह आम आदमी की सरकार एक आम आदमी को ही पूरी तरीके से संतुष्ट करने में नाकामयाब रही। हां, एक नया ढर्रा जो राजनीतिक क्षेत्र में इस पार्टी ने आकर के छोड़ा, वो छोड़ी मुफ्तखोरी। और कहीं इस मुफ्तखोरी के इस ढर्रे ने एक तबके को, अगर हम कहें कि राहत पहुंचाने का काम किया, जो कि झुग्गी बस्ती में रहता था, जो कि गरीब था। महिलाओं को फ्री बस सर्विस देकर के जहां पर यह एहसास दिलाने का प्रयास किया गया कि आपके ऊपर से खर्चा हटाया जा रहा है, वहीं कहीं दिल्ली वासियों के अंदर एक मुफ्तखोरी की जो आदत इन्होंने डाल दी, वो आने वाले समय में अपने दुष्परिणामों को छुपाने में कहीं से भी पीछे नहीं रहेगी। और शायद समाज का एक तबका आज भी इस बात को बखूबी जानता है कि किसी देश को बर्बाद करना हो तो वहां के बाशिंदों को, वहां के नागरिकों को मुफ्त की रेवड़ियां खाने की आदत डाल दीजिए। जब किसी को बैठे बैठाए कुछ मिलेगा तो वो मेहनत करने क्यों जाएगा? और जहां इंसानों के अंदर आलसपन आना शुरू हुआ, वो पतन की पहली सीढ़ी है। खैर, इस बार के चुनाव में आज 17 जनवरी, मैंने आपसे जैसे शुरू में कहा था कि अब तक 841 नामांकन भरे जा चुके हैं। 841 के अंदर जहां बसपा ने भी 69 सीटों के ऊपर अपने कैंडिडेट खड़े करे हैं, वहीं जेडीयू ने एक बुराड़ी की सीट पर और एलजेपी रामविलास पासवान जी वाली एलजेपी ने एक देवली की रिजर्व सीट पर अपना कैंडिडेट उतारा है। बात सिर्फ इस चुनाव के अंदर इतनी नहीं है कि यह 8वां विधानसभा चुनाव है और दिल्ली में सरकार का गठन होगा, लेकिन यहां पर मानते हैं कि इस बंदरबाट में एक सीट से जब 8-8, 10-10 प्रत्याशी मैदान में होते हैं तो उनमें से कुछ सिर्फ वोट काटने का काम करते हैं, और कई बार इस कांट छांट के अंदर वास्तविक तौर पर जो सही प्रत्याशी होता है, जो क्षेत्र का भला करने की हिम्मत रखता है, ज्ञान रखता है, वो भी पीछे रह जाते हैं और किस्मत, जिसे हम राजयोग का नाम देते हैं, वो अपना खेल खेल जाती है। लेकिन भाइयों, जहां देश की राजधानी को आज अपनी 8वीं विधानसभा गठन करने का पहला चरण वो पूरा कर चुकी है, अब स्कूटनी के बाद 20 तारीख से पूरी तरीके से प्रचार और प्रसार अपनी चरम सीमा पर होगा। यह निवेदन जरूर करेंगे कि कोशिश करते हैं मुद्दे उठाए जाएं वास्तविक तौर पर वो जो समाज को आगे लेके जा सकें, समाज के युवा वर्ग को एक रास्ता दिखा सकें, समाज को ऊपर उठाने के काम ला सकें, ना कि सिर्फ मुफ्त की रेवड़ियों के बीच में धर्म को बांटकर, जातियों को बांट करके जो समीकरण उभार करके लाए जाएं, वो नफरत पैदा करके एक ऐसी विधानसभा को दोबारा क्षेत्र में ला करके काबिज कर दे जो क्षेत्र के विकास पर ध्यान ना दे करके, नौजवानों के भविष्य पर ध्यान ना दे करके, इस बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था और अर्थव्यवस्था को सुधारने की तरफ अग्रसर ना हो करके मात्र अपने ही स्वहितों के स्वार्थ की तरफ आगे कदम बढ़ाए। दिल्ली का एक छोटा सा इतिहास आपके सामने रखने का मेरा यह प्रयास था, क्योंकि वो दिल्ली जो आज तक भी कहीं पूरी तरीके से अपने राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं कर सकी और कर भी नहीं सकती, क्योंकि हम सिर्फ इसे एक उस नजरिए से ना देखें कि दिल्ली को राज्य बनाया जाए, बल्कि वास्तविक तौर पर इस महान लोकतंत्र की राजधानी होने का जो गौरव दिल्ली के पास है,
इस बिगड़ती हुई राजनीतिक संरचना के अंदर अगर आज पूरे अधिकार दिल्ली सरकार के हाथ में दे दिए जाएं और वो अपने उन अधिकारों को पूर्ण करने में कहीं फेल रही, तो वो जो धब्बा उभर कर आएगा वो सिर्फ एक दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे भारतवर्ष को उसकी जवाबदेही सहनी पड़ेगी। इसलिए बेहतरीन तो यही है कि देश की राजधानी है, देश के गौरव को साथ लेकर के चले और अपने हर कदम के ऊपर यह ख्याल रखे कि उसका एक फैसला, एक कदम कहीं भारतवर्ष के साथ जोड़कर देखा जाएगा। हालांकि हर राज्य का अपना एक वर्चस्व भारतवर्ष के अंदर मौजूद है, लेकिन दिल्ली वो तो देश का दिल है। तो इस देश के दिल दिल्ली के इन विधानसभा चुनाव के साथ आज दोबारा आपके सामने आकर राम राम करने का मन था। ये एक शुरुआत है। कोशिश रहेगी कि आने वाले हर दिन आपको किसी एक विधानसभा के विषय में अंदर की गूढ़ताएं जरूर बताएं। कोशिश कीजिएगा कि उनका थोड़ा सा विश्लेषण करके एक सटीक निर्णय तक आगे आप बढ़ पाएं। यह मेरी कोशिश है। उम्मीद करूंगी कि मेरी कोशिश के साथ कदम से कदम बढ़ा करके आगे चलकर एक सकारात्मक अंजाम की तरफ आप भी आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलते हैं आपसे दिल्ली के एक विधानसभा की तरोताजा अपडेट के साथ। राम राम मेरे सभी भाई।